Hello guys, welcome back to the Loputra YouTube channel. Today I am discuss the topic doctrine of pious obligation. So what is pious obligation? When person will be liable for the debt, when person will not be liable for the debt, the amendment of 2005, and whether daughter will be liable for the father's debt or not. So all the things and the questions I am just asking or consider over there for the under the doctrine of pious obligation. Okay, so before starting, the meaning. What is the pious? Pious, religious or a sacred? The term pious is a means religious or sacred related to spiritual things. Like अगर आप इसे देखें कि अगर इसका मतलब तो जो ये डॉक्ट्रिन है ये एक हमारी एंशियंट टाइम से एक हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक चलती आ रही है। वही परंपरा टाइप आप कह सकते हैं कि अगर फादर ने किसी से कर्जदार है फादर किसी का, तो उसका जो सन है वो लायबल होगा उसको पे करने के लिए। तो पायस ऑब्लिगेशन का मतलब यही है कि अ सन्स लायबिलिटी अराइजेस टू पे द फादर्स डेट। पे तो ओके, तो फादर ने जो भी अगर कर्जदार है किसी से कर्जा लिया है तो उसका जो डेट है फादर के बाद कौन पे करेगा? उसका सन लायबल होगा पे करने के लिए। ठीक है, तो द ऑब्लिगेशन इज नॉट जस्ट फॉर द सन, इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। सो जो फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके जितने भी डेट्स होंगे, इन सबके जितने भी डेट्स होंगे तो ये कौन पे करेगा? इनको जिनके डिसेंडेंट हैं वो लायबल होंगे इनके डेट को पे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर जैसे किसी ने कोई पर्सन, किसी ने डेट है, किसी का कोई कर्जदार है क्रेडिटर का, और उसने उसको नहीं किया और उससे पहले वो मर जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए उसको अपने फादर को मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो सन है वो क्या कहते हैं, उनके जितने भी कर्जे होते हैं उन सबको उसकी भरपाई करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी की, अगर किसकी कितनी लायबिलिटी है, किस लिमिटेड है वो लायबिलिटी के लिए। अगर हम सन की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए भी वो लायबल होगा, उसके डेट के लिए उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी होगी। और अगर ग्रैंड सन की बात करें तो वो पर्सनल लायबल तो हो गए और पर्सनल लायबल के साथ उसको प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा उसके डेट के लिए। ठीक है, और अगर हम ग्रैंड सन की बात करें तो ग्रैंड सन जो है वो ना तो वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी, ठीक है, ना उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी। अगर वो उसको पेमेंट जो उसका डेट को देना भी है तो वो किस चीज़ के लायबल होगा? उसको जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो जॉइंट हिंदू फैमिली से उसको जो प्रॉपर्टी मिली है उस प्रॉपर्टी से वो उस हिस्से से वो उसका डेट क्लियर करेगा। अपनी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो कोई भी लायबल नहीं होगा उस डेट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और डेट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक व्यवहारिक डेट होता है और एक अव्यवहारिक डेट होता है। तो जो सन है, जो ग्रैंड सन, जो भी पर्सन लायबल है देने के लिए, तो वो जो है क्या करेगा, हमें सिर्फ व्यवहारिक ही वो पे करेगा, वो अव्यवहारिक पे नहीं करेगा। बिकॉज द अव्यवहारिक डेट इज टेकन फ्रॉम द अनएथिकल, इमोरल और इलीगल पर्पस से लिया जाता है। वो जो डेट जो उसका है वो उस पर्पस से उसके पास आया, तो वो डेट हम नहीं देंगे जो इलीगली और इमोरली पर्पस का है, हम अव्यवहारिक पे करेंगे। लाइक अगर व्यवहारिक की हम बात करें तो टेलीफोन बिल है, तो टेलीफोन अगर ऑब्वियस टेलीफोन बिल है, अगर फादर नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी लायबिलिटी किस पे आएगी? सन पे आएगी, क्योंकि उसको पे करनी है। तो ये होते हैं व्यवहारिक तरह के डेट। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब हम कहते हैं कि कहाँ पे सन लायबल है और कहाँ पे सन लायबल नहीं है, तो पहली बात अगर हम करें कहाँ पर लायबल है, फर्स्ट वो कहाँ पर लायबल है कि अगर जो ऑब्वियसली वो को पार्टनर जो है वो है फादर है, वो करता है फैमिली का, अगर उसने किसी के लिए डेट लिया है तो बाकी जो अगर को पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी लायबिलिटी है देने के लिए। और सेकंड बात आती है कि पार्टीशन, अगर पार्टीशन हुआ है, उसने प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया, लेकिन पार्टीशन से पहले अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट या उसका कोई डेट है तो क्लियर करने, तो जो भी उसका डेट होगा वो अराइज, लायबिलिटी कहाँ अराइज होगी? सन पे अराइज होगी वो लायबिलिटी, क्योंकि उसने पार्टीशन करने से पहले वो डेट है उसका। अगर बाद का होता तो नहीं होता, क्योंकि अगर उसने प्रॉपर्टी पार्टीशन कर दिए तो उन सबकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, तो वो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं आया अब तो, क्योंकि सब अलग हो गए, पार्टीशन हो गया, तब वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टीशन से पहले अगर डेट लिया है तो ऑब्वियसली वो लायबल होगा। तीसरी बात आती है कि अगर जो वो है फादर है, ठीक है, अगर फादर जो है वो उन्होंने कन्वर्जन कर दिया अपना हिंदू रिलीजियस से, अगर उन्होंने कन्वर्जन कर दिया तब भी सन लायबल होगा। कन्वर्जन से पहले अगर उसका कोई डेट होता है तो वो फादर का डेट होगा तो सन जो होगा वो लायबल होगा। ठीक है, अब कहाँ पर लायबल नहीं होगा? पहली थिंग
अव्यवहारिक का मैंने जब आपको बताया उसके लिए। दूसरा कमर्शियल डेट के लिए भी लायबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात अगर हम कहें गैम्बलिंग डेट, कि अगर कोई डेट उसका ड्रिंकिंग से कोई खड़ा हुआ है, या अगर उसने कुछ चोरी वगैरह, तो किसी भी चीज़ से अगर उसका डेट खड़ा हुआ है, तो जो गैम्बलिंग डेट है उसके लिए भी सन लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ अगर हम कहें तो पार्टनरशिप डेट, अगर उसके कोई पार्टनरशिप डेट है, उसने पार्टनरशिप करी है, तो भी उसके लिए भी सन लायबल नहीं होगा इसके लिए। और तीसरी बात करें अगर टाइम बार्ड, अगर उसका कोई उसने टाइम बार्ड हो गया तब भी सन लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें कि उसने किसी से कर्जा लिया, ठीक है, उसने बोला मैं 2 साल बाद दे दूंगा। अब 2 साल बाद पहले उसकी डेथ हो गई, तो अगर उसके बाद जो क्रेडिटर होगा 2 साल के बाद अगर उसके सन के पास जाता है और कहता है कि मैंने कर्जा लिया, उसने कर्जा लिया था मुझे तो, बट अब वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, टाइम बार्ड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें अब अमेंडमेंट, तो यही चीज़ है कि क्या कहते हैं, पायस ऑब्लिगेशन हमें क्या कहता है, पायस ऑब्लिगेशन इसमें है कि जो सन है वो लायबल है देने के लिए। लेकिन अब जो है वो जो हमने बात करी थी ब्रिटिश ईरा की, तो अगर ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा की हम बात करें तो पर्सनल लायबिलिटी किसी की नहीं होती है। जो वो तो मैंने आपको जो बताया वो सब पहले का था, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो पर्सनल लायबिलिटी किसी भी सन की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो उनको जॉइंट फैमिली से जो उनको मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी से ही वो डेट क्लियर करेंगे, अदरवाइज सन की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। उसको क्लियर करने के लिए उसकी पर्सनल लायबिलिटी, चाहे वो सन हो, चाहे वो ग्रैंड सन हो, चाहे वो ग्रेट ग्रैंड सन हो, तीनों में से किसी की भी नहीं होएगी, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट, अब 2005 का एक अमेंडमेंट आया था, जिस अमेंडमेंट में क्या है कि अभी जो ये हमने डॉक्ट्रिन पढ़ा, हमने इतना बड़ा डॉक्ट्रिन पढ़ा, इस डॉक्ट्रिन को एबॉलिश कर दिया गया है। अमेंडमेंट 2005 के बाद इस डॉक्ट्रिन को एबॉलिश कर दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट है वो कोई किसी भी तरह का प्रोसीजर नहीं चला सकती सन के अगेंस्ट, ग्रैंड सन के अगेंस्ट, या फिर ग्रेट ग्रैंड सन के अगेंस्ट मनी रिकवरी करने के लिए, जो कि किससे करनी है हमें, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इन तीनों से अगर कोई भी रिकवरी करे तो क्या कहते हैं, पायस ऑब्लिगेशन के ग्राउंड पे वो नहीं प्रोसीडिंग कर सकती, कोई भी कोर्ट का वो बार है। अब क्योंकि जो हमारा पायस ऑब्लिगेशन है, जो इसका डॉक्ट्रिन है, वो एबॉलिश कर दिया गया है 2005 में, ठीक है। तो उसके और ये हमारा किसके अंदर आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि 1956 का जो है, इसमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में कहा गया है ये बात, ठीक है। अगर हम बात करें, एक चीज़ है कि अगर डॉक्टर, जैसा अभी कहा, उसमें एक चीज़ और भी है कि डॉटर को भी को पार्टनर बना दिया गया, कि अगर जो डॉटर है वो को पार्टनर होती, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी होती कि वो डेट, फादर का जो डेट है वो पे करे, बट अब तो नहीं है, अबॉलिश कर दिया गया। तो वैसे ही जैसे सन का सेम पार्ट पे था, वैसे ही डॉटर को भी पे करना पड़ता, बट अब ये अबॉलिश कर दिया गया, तो जो डॉटर है वो भी लायबल नहीं है फादर का डेट क्लियर करने के लिए। तो यही है हमारा पायस ऑब्लिगेशन, जो अब अबॉलिश कर दिया गया, बट बेसिकली क्या था कि जो सन है उसको क्या करना, उसको उसकी लायबिलिटी है पे करने के लिए। So that's it for now. I hope you like it the video. So if you like it, then do subscribe. Okay, thank you. Bye.